हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C3 क्लास है हमारी। अब तक 2 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने गुण पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। उसके बाद हमने कंपैरेटिव स्टडी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा दिया है, एटॉमिक रेडियाई करवा दिया है। आज की क्लास में हम कंपैरेटिव स्टडी ही अपना फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है। कंपैरेटिव स्टडी में हम आगे पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियाई। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है, 3rd नंबर का टॉपिक है। देखिए हमको पता है जो आयनिक यानी मैं कहना चाहिए आयंस की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो किसी भी एटम के जब आयंस बनते हैं तो वो 2 तरह के आयंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कैटायन और दूसरा हो सकता है एनायन। कैटायन जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है उसके पेरेंट एटम से। एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से निकाल दिया जाए तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर पेरेंट एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो एक चीज़ यहाँ निकल के सामने आती है कि जो कैटायन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन में कम है तो वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल। ठीक है, तो इस वाले केस में प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि पेरेंट एटम की तुलना में जो कैटायन है उसका साइज कम होता है और एनायन जो होते हैं उनका साइज बड़ा आता है। पर यहाँ पर जो केस है एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ कैटायन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर एनायन नहीं बनता है। एस ब्लॉक के कैटायंस बनते हैं, इस वजह से उसमें प्लस चार्ज आता है। एनायन इसलिए नहीं बनता क्योंकि इनमें टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कैटायन by the loss of one electron by the loss of electron लिखे। 1 तो कह नहीं सकते, क्यों हो सकता है कि जैसे सेकंड ए है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो जाता है। by the loss of electron from the valency cell so cation has 1 electron less than its parent atom. Here proton attract electrons by large energy so size of cation is less than its parent atom. Trend of ionic radii in periodic table
table is same as atomic radii. That means decreases from left to right and increases from top to bottom. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें। लेफ़्ट टू राइट तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है, तो साइज़ कम हो रहा है तो आयनिक रेडियाई भी कम हो रही है। टॉप टू बॉटम शेल नया बनता जा रहा है, हर बार नया शेल ऐड हो जाएगा हर ग्रुप में, कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या ग्रुप में जो मतलब एक नीचे की तरफ जाएंगे हर बार क्या होगा, एक नया शेल ऐड हो जाएगा तो साइज़ अपने आप बढ़ेगा, तो आयनिक रेडियाई का साइज़ वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का यहाँ ट्रेंड बन रहा है, तो इसको आप नोट करें। फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयनिक पोटेंशियल की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे IEIP भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाता है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी कहलाती है आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट में आउटर मोस्ट एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर दे दिया जाए या उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक या दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जैसे फर्स्ट ए के केस में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ए के केस में दो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यानी यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देके फर्स्ट ए के केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है उनको, इसी तरह से सेकेंड ए के केस में दो इलेक्ट्रॉन देकर इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड की भी देख लेते हैं हम, ट्रेंड क्या किस हिसाब से रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी दो है लेफ़्ट टू राइट, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है उसे IE से डिनोट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, IE या IP से। जो अगर हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह से अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फर्स्ट के बाद, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो वो हो जाएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड। इसी तरह से थर्ड अगर रिमूव किया जाए तो वो तीसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसलिए IE3 कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखिए एस ब्लॉक के केस में जब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाए, यानी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, तो एस ब्लॉक के केस में जो फर्स्ट ए है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा,
क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। जैसे जैसे हम एस से पी ब्लॉक की तरफ आते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन देने के बजाय लेने की टेंडेंसी हो जाएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वाले केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर रिमूव करने के लिए। टॉप टू बॉटम वाला केस देखा जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? देखिए, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एक टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो इसको मैं आपको एज ए थ्योरी लिखवा देती हूँ। ये टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होता है क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन शेल में से रिमूव किए जा सकते हैं बिना किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है बिकॉज force of attraction between outermost electron and nucleus decreases in period moving from left to right, i.e. increases because it is difficult to remove outermost electron from the shell. Of first A is less than second A i.e. फर्स्ट यानी प्रथम यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है जो फर्स्ट ए का जो वैल्यू है वो कम आती है जबकि सेकंड ए की ज़्यादा आती है। बट in the case of second IE सेकेंड ऐसे लिख दें, वन की तरह इस तरह से लिख दें सेकेंड, फर्स्ट ए हैज़ लार्जर वैल्यू
or difficult to remove second electron from shell, and in second A element, second electron is easily removed because after removing second electron, it gain noble gas configuration. ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है सेकंड ए का कम होता है, जबकि फर्स्ट ए का ज़्यादा होता है। देखिए लास्ट वाली लाइन को दोबारा से बता देती हूँ। इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट IE increases because it is difficult to outermost electron, difficult to remove वर्ड रह गया है, it is difficult to remove outermost electron from valency shell. Ionization potential first A is less than second A, but in case of ionization potential first A has large value or difficult to remove second electron from the shell, and in second A element second electron is easily removed because after removing second electron it gains noble gas configuration. ठीक है, मतलब मैंने इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। आप भी अपने शब्दों में, जरूरी नहीं आपको यही लैंग्वेज याद हो। आपको देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आपको मैटर नहीं पता, आपको एक्चुअल जो रीज़न है नहीं पता, तब तक आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपने शब्दों में उनको लिखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लैंग्वेज लिख दी है, एक पैराग्राफ लिखा है तो आप इसी लैंग्वेज में इसको लिख के आएँ। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं, आपको रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगला कंपैरेटिव स्टडी में। ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिविटी। हमें पता है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं। मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है, लूज़ करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कंडक्टिविटी भी डेवलप हो जाती है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही होते हैं। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी ये मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली ये मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होंगी ही। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन मैंने एक ही टॉपिक में कर दिया है। तो देखिए, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर metals, metal has tendency to lose electron। ठीक है, इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिविटी के, तो देखिए लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इस रीज़न से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होने की वजह से जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेफ़्ट राइट में तो ये डिक्रीज करेगी। एरो डायग्राम में बता देते हैं इसको। तो ये हो गया मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिविटी, जिसमें एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं फर्स्टली, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको थ्योरी भी बता दी है, और साइड में मैं आपको शॉर्ट में भी ये चीज़ लिख रही हूँ। शॉर्ट में आप अपने पैराग्राफ के साइड में ही इस चीज़ को बना लें। क्या होता है कि कई बार जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें या कैसे भी समझ लें कि आपने थ्योरी एंड में नहीं देखी, तो आप इस चीज़ को भी पढ़ लेंगे तो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि हमने इस तरह से इसका ट्रेंड देखा था, ये रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा आप नोट डाउन करें।
की क्लास में हमने कंपैरेटिव स्टडी में 2-3 टॉपिक्स और देख लिए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए थे। अब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, उसके बाद मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई बता दिया, आयनिक रेडियाई आज हो चुका है। इसके अलावा हमने आयनिक पोटेंशियल यानी आयनिक एनर्जी भी देख ली है, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा वो था एक कंपेयर का टॉपिक था। उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक तो है मेटालिक प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स में पाई जाती है और दूसरा है कंडक्टिविटी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। देखिए एस ब्लॉक जो एलिमेंट है आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, वहीं से आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वो याद है एस ब्लॉक जो आपने 12th में पढ़ा है तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और नोट्स तो मैं बना ही रही हूँ, आप इस नोट्स को हाथों हाथ बनाते रहें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।